प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका की क्रांति के कारणों की चर्चा हम कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी कारणों के कारण उपनिवेशवासियों को मजबूर किया गया कि वो अपने मातृ देश इंग्लैंड के प्रति विरोध करें, क्रांति करें और अपनी स्वतंत्रता की मांग उनके साथ करें। सारी परिस्थितियों की चर्चा हम कारणों में कर चुके हैं। तात्कालिक कारण आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति ने उस घटना का सृजन किया जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से भरे जो 340 पेटियाँ थीं, इनको समुद्र में फेंक दिया गया। मैसाचुसेट्स नगर के बोस्टन बंदरगाह पर ये सारा घटनाक्रम हुआ और अमेरिका के इतिहास में से बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया और यही इस अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण बनी। ये घटना अचानक से हुई, परंतु अचानक से होने के पीछे अनेक ऐसे कारण थे जो इस घटना को तैयार कर रहे थे। बहुत दिनों की तैयारी थी इसके पीछे। अमेरिकी उपनिवेशवासी ब्रिटेन की जो दमनकारी नीतियां हैं इनके विरुद्ध, निरंकुश और एकाधिकार की जो नीतियां हैं इनके विरुद्ध, और जो करारोपण की नीतियां हैं जिससे कि वो उपनिवेशवासियों का शोषण कर सकें, इन सब के विरुद्ध कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ज्वलंत भावनाएं हो रही थी। एक चिंगारी की आवश्यकता थी और ये चिंगारी मिली उनको बोस्टन टी पार्टी के माध्यम से। चूँकि मैसाचुसेट्स नगर के बोस्टन बंदरगाह पर ये सारी घटना घटित हुई। सैमुअल एडम्स ये मैसाचुसेट्स का निवासी था और इसके नेतृत्व में ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो क्रांति 1776 ईस्वी से 1783 तक, मतलब 7 वर्षों तक चली अमेरिका में, अपने मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ ये संघर्ष हुआ है जो कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इसमें हम देखते हैं कि क्रांति से पूर्व कुछ घटनाएं इस तरह की घटी जिसने उपनिवेशवासियों को, जो विचारधारा में अब तक अलग थे, प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से वो अलग थे, परंतु इन सारी घटनाओं ने उपनिवेशवासियों को मजबूर किया संगठित होने के लिए। और ये सभी जो बौद्धिक चेतना जागृत हुई थी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, तो इस व्यवस्था ने उपनिवेशवासियों को संगठित किया, एक किया कि वो सभी एक होकर अपने मातृ देश इंग्लैंड की नीतियों का विरोध कर सके। चूँकि बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई 1773 में, इस घटना के पश्चात इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था और जो स्थिति यहाँ का शासक था ब्रिटेन का, तो इन दोनों ने मिलकर और संसद ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर अमेरिकी उपनिवेश मैसाचुसेट्स के विरुद्ध ऐसे नियम बनाए जिससे कि पूर्णतः मैसाचुसेट्स को बोस्टन बंदरगाह को बर्बाद करके रख दिया जाए। इसमें हम देखें तो पहला जो नियम इन्होंने बनाया, जो पहला कानून बनाया, बोस्टन बंदरगाह को लेकर था। बोस्टन बंदरगाह की व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः निषेध कर दिया गया। कुल मिलाकर हम देखें तो बोस्टन बंदरगाह को आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया कि जब तक चाय का हर्जाना पूरा नहीं दिया जाएगा तब तक बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। दूसरा कानून बनाया मैसाचुसेट्स नगर को लेकर। मैसाचुसेट्स नगर को सुशासन से वंचित कर दिया गया। वहाँ पर अब ब्रिटिश प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की गई। इसमें हम देखें जनरल गेज को वहाँ का गवर्नर बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 रेजिमेंट वहाँ पर नियुक्त की गई। तीसरा जो परिवर्तन हम यहाँ पे देखते हैं, जो कानून बनाया गया, वो ये था कि उपनिवेशवासी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने इस बोस्टन टी पार्टी की घटना को अंजाम दिया था या सहयोग किया था, इनके विरुद्ध जो मुकदमे चल रहे थे वो अब इंग्लैंड में या अन्य किसी उपनिवेश में स्थानांतरित कर दिए गए। और चौथा और महत्वपूर्ण जो दमनकारी कानून इस घटना के बाद बना वो ये था कि अब ब्रिटिश सेना किसी के भी घर में जाकर, कोई भी उपनिवेशवासी हो सकता है इसमें, तो किसी के भी घर में जाकर वो तलाशी ले सकती थी, वहाँ रह सकती थी। तो इस दमनकारी कानून का उपनिवेशवासियों ने कड़ा विरोध किया।
इसी समय एक क्विबेक एक्ट बना, जिसमें क्विबेक जो प्रांत था उसकी सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। वैसे क्रांति में इसका कोई योगदान नहीं है, परंतु ये माना जाता है, उपनिवेशवासी ये मान रहे थे कि इसे फ्रांस को सुविधाएं देकर वो फ्रांस और उपनिवेशवासियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि 1776 ईस्वी में अमेरिका की जो क्रांति शुरू हुई, उससे पूर्व लॉर्ड नॉर्थ की, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय की, ब्रिटिश संसद की कुछ ऐसी नीतियां रही, कुछ ऐसे दमनकारी कानून रहे जिन्होंने उपनिवेशवासियों को क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया। इन कानूनों के विरुद्ध अब उपनिवेशवासी एकजुट हुए। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। जॉर्जिया को छोड़कर अन्य सभी 12 उपनिवेश के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्र हुए। इन्होंने, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन थे, पैट्रिक हेनरी थे, जॉन डिकिंसन थे, सैमुअल एडम्स थे, जॉन एडम्स थे, ये सभी प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्र हुए हैं। विचारों का आदान प्रदान हुआ है और इसमें हम देखते हैं कि जैसे भारत में 2 तरह की विचारधारा थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, एक उग्रवादी थे, एक उदारवादी थे, जिनको हम नरमपंथी या गर्मपंथी में भी बांट सकते हैं। वैसे ही विचारक हमें इस फिलाडेल्फिया के प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन में दिखाई देते हैं। इस अधिवेशन में हम देखते हैं कि नरमपंथी, जिसमें हम जॉन डिकिंसन का नाम ले सकते हैं, पेंसिल्वेनिया के थे, इनका ये मानना था कि इंग्लैंड के प्रति हम नरम रुख अपनाकर कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और जबकि जो दूसरे थे उग्रवादी, जैसे सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स, जो मैसाचुसेट्स नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका ये कहना था कि इंग्लैंड के विरुद्ध जल्दी से संघर्ष किया जाए और उसके कानूनों का कड़ाई से जवाब दिया जाए। इस तरह हम देखें तो अमेरिका में भी हमें वो ही सब देखने को मिलता है जो 1947 से वो भारत में इंग्लैंड के खिलाफ आज़ादी के समय दिखाई दिया था। भारत ने ये लड़ाई लड़ी थी 1947 तक, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका ने 1776 ईस्वी में ही लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, जिसकी पृष्ठभूमि में हम देखें कि उसकी आर्थिक नीतियाँ, करारोपण की नीतियाँ, सामाजिक टकराव, राजनीति और प्रशासनिक अंकुश, ये सारे कारण कहीं ना कहीं उत्तरदायी थे। इस तरह हम देखें 1776 ईस्वी की जो अमेरिका की क्रांति शुरू हुई है, उसमें लॉर्ड नॉर्थ के दमनकारी कानूनों ने, बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद जो भी कानून और नियम बनाए गए, इन कानूनों ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को संगठित किया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन 1774 ईस्वी में आयोजित हुआ और इसमें इन्होंने निर्णय लिया कि अमेरिका के सभी उपनिवेश मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ऐसे में हम देखते हैं कि इसमें कुछ कानून बनाए गए। वो कानून ये थे कि अब उपनिवेशवासी ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये नियम या कानून बना लिए हैं, तो सभी उपनिवेशवासी एकजुट है, संगठित है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जब अधिवेशन समाप्त हुआ, सभी अपने अपने प्रांतों में गए, उपनिवेश में गए, तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। और ये संघर्ष हम देखते हैं कि बोस्टन बंदरगाह से 18 मील की दूरी पर कॉनकॉर्ड एक जगह है, जहां पर अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के खिलाफ शस्त्र एकत्र करना शुरू कर दिया, संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। जनरल गेज को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने लगभग 800 सैनिकों की एक टुकड़ी कॉनकॉर्ड में भेजी। वहाँ हम देखते हैं कॉनकॉर्ड में जाकर ब्रिटिश सैनिक उस आयुध भंडार को नष्ट करते हैं और वापस जब लौटने लगते हैं तो लैक्सिंगटन नामक जगह पर उनका संघर्ष होता है उपनिवेशवासियों के साथ, जिसमें लगभग 200 ब्रिटिश सैनिक मारे जाते हैं। इस संघर्ष में हम देखते हैं कि दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ, परंतु इमर्सन ने जैसे कि कहा है कि लैक्सिंगटन में जो गोली दागी गई उसे पूरे विश्व ने सुना, अर्थात अमेरिकी क्रांति की शुरुआत का डंका कॉनकॉर्ड और लैक्सिंगटन की घटनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ये शुरू हुआ। इसमें हम देखेंगे कॉनकॉर्ड और लैक्सिंगटन की घटनाओं के बाद जनरल गेज ने उपनिवेशवासियों के खिलाफ तेजी से
प्रतिबंध लगाना शुरू किया, उनके खिलाफ कार्यवाही करना शुरू किया। तो बदले में अब उपनिवेशवासी भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। और फिर से हम देखते हैं 19 अप्रैल 1775 की जो घटना हुई है कनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की, इस घटना के पश्चात अब इंग्लैंड के खिलाफ खुले संघर्ष की घोषणा की गई द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन में, जो 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में, जिसे कि सेनापति बनाया गया था, अमेरिकी उपनिवेश की जो सेना थी उसका ये निर्णय लिया गया कि सभी उपनिवेश मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और इसी क्रम में हम देखें तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को सभी उपनिवेशवासियों ने मिलकर अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट लिखा था कि ईश्वर ने सब मनुष्य को समान बनाया है, अर्थात सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता का और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। इस तरह हम देखें तो आज से बहुत सालों पूर्व 1776 ईस्वी में अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता की और समानता की बात विश्व के समक्ष रख दी थी। यही क्रांति का आधार बना और इसी दिन को अमेरिका के इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। क्रांति की शुरुआत इस दिन से मानी गई जब ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया, और अमेरिका इसी दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह से हम देखें कि कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की जो घटनाएं हैं, जो क्रांति का प्रारंभ मानी जाती है, और इसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके आगे बढ़कर एक कदम माना जाता है। ये इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य संघर्ष का प्रारंभ माना जा सकता है। और इसमें हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों की सेना का प्रतिनिधित्व किया, तो ये संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ मातृ देश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उपनिवेशवासी थे, एक देश के लोग दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें उसी देश के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिकी उपनिवेशवासी अपने ही देशवासी, क्योंकि ये उनके पूर्वज थे, किसी ना किसी रूप में उनमें वो रक्त बहता था जो इंग्लैंड के लोगों में बहता था। तो एक तरह से हम देखें कि अपने ही लोगों के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, परंतु ये लड़ाई थी समानता की, स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की, और इंग्लैंड की जो दोषपूर्ण नीतियां थी, जो अंकुश लगा रहे थे सबके खिलाफ स्वतंत्रता की। इस तरह से हम देखें तो अमेरिका की क्रांति जो शुरू हुई, ये अनेक कारणों को अपने में समेटे हुई थी, और अनेक घटनाओं के परिणाम स्वरूप इसने 13 उपनिवेशवासियों को एकजुट किया, संगठित किया अपने मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने के लिए। जो घटनाएं घटित हुई, इसमें हम देखेंगे कि कॉनकॉर्ड लेक्सिंगटन में जो घटनाएं घटित हुई, बंकर हिल की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई की शुरुआत हम देख सकते हैं कि 1776 में बंकर हिल में जो लड़ाई हुई, इसमें प्रारंभ में अमेरिकी उपनिवेशी सेना पराजित हुई, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की, लगातार वो लड़ते रहे। एक तरफ जनरल गेज थे, जॉन हार्वे थे, और दूसरी तरफ जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो इस तरह से दोनों पक्षों में लगातार संघर्ष चल रहा था। 1777 ईस्वी में साराटोगा युद्ध को हम ये मान सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, साराटोगा युद्ध। इससे पूर्व भी क्रेक्सटन, प्रिंसटन की लड़ाइयाँ हुई हैं। तो इन लड़ाइयों में कभी एक पक्ष की विजय होती थी, कभी दूसरे पक्ष की विजय होती थी, परंतु साराटोगा का जो युद्ध हुआ है, ये अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के पश्चात, जिसमें कि अमेरिकी उपनिवेशियों की विजय हुई थी, इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के पश्चात ही अन्य जो देश हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, इन देशों ने अब अमेरिकी उपनिवेशों का साथ देना स्वीकार किया था। इसमें हम देखें 1778 ईस्वी में फ्रांस, 1779 ईस्वी में स्पेन, 1780 ईस्वी में हॉलैंड, ये इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशवासियों के समर्थन में युद्ध में शामिल हुए हैं, और इनके मिलने से अब अमेरिकी उपनिवेशवासियों की शक्ति में वृद्धि हुई है। वो पूरे जोश के साथ अब इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां थी। जॉर्ज वॉशिंगटन का ये कहना था कि लोगों के सैनिकों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, प्रतिकूल
परिस्थितियां थी, मौसम प्रतिकूल था, इसके बावजूद भी सैनिक जिन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे और एक समान उद्देश्य के लिए ये सारे लोग लड़ रहे थे, जिससे कि वो अपने देशवासियों को, अपने देशवासियों को इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता दिला सके। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि देश जब उपनिवेशवासियों के साथ युद्ध में शामिल होते हैं तो इंग्लैंड जो सामुद्रिक दृष्टि से, नौसैनिक दृष्टि से हम देखें तो इंग्लैंड का मुकाबला विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता था, परंतु फ्रांस आदि देशों के शामिल हो जाने से अब इंग्लैंड की शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नजर आ रही थी। ऐसे में हम देखें तो युद्ध के अनेक मोर्चों पर अब लगातार अंग्रेजी सेना की पराजय होने लगी। इसी में हम देखिए 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी में यॉर्कटाउन में जो अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका संघर्ष हुआ है जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना के साथ और ये निर्णायक युद्ध था इस क्रांति की समाप्ति के लिए। 1781 ईस्वी में यॉर्कटाउन में जो युद्ध लड़ा गया, इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेनाओं को पराजित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी पराजय स्वीकार की और अपनी जो तलवार थी वो उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन के पास भिजवाई और जो बैंड बजा उसने अपनी पराजय की धुन निकाली। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक विश्व विजेता देश इंग्लैंड, जिसने संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। इस तरह से हम देखें तो एक महत्वपूर्ण घटना इस यॉर्कटाउन युद्ध की मानी जाती है, जिसने 1776 ईस्वी से जो युद्ध चला आ रहा था मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेश का, ये संघर्ष अब समाप्ति की ओर था और इसका समाप्त हुआ 3 सितंबर 1783 ईस्वी की पेरिस संधि के साथ। इस संधि के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि अब वो अमेरिकी उपनिवेशवासियों को स्वतंत्र कर देगा, वहाँ से अपनी सेना वापस बुला लेगा। अब अमेरिका की एक प्राकृतिक सीमा निश्चित कर दी गई, जो उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण में फ्लोरिडा तक और पूर्व में हम देखें तो अटलांटिक से लेकर पश्चिम में मिसिसिपी तक विस्तृत थी। इस तरह से हम देखें एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में 13 उपनिवेशों ने अपना एक स्वरूप धारण किया। विश्व के सामने एक नया देश आया और वो देश संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में लोकप्रिय हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका की जो क्रांति है, जो 7 वर्षों तक चली है, अपने मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ निश्चित उद्देश्यों को लेकर थी, लक्ष्य निश्चित थे, सेना कम संसाधनों के बावजूद संगठित होकर लड़ी है, अन्य देशों का सहयोग इसको मिला है, कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ था, जो इंग्लैंड जैसे महान देश के खिलाफ लड़कर वो सफलता प्राप्त कर सके और अमेरिका ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, उसे सफलता मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक घटनाओं से निकलते हुए, अनेक युद्धों से निकलते हुए इस संघर्ष को विराम मिला। इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, क्या महत्व था, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।